बच्चों, आज एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल रायसर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बेटा विद्युत द्विध्रुव पर तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले लास्ट वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल की वीडियो में क्या स्टडी की? आवेश का क्वांटीकरण, इसके बारे में हमने बात की थी, जिसमें एक सूत्र आया था Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne। इसके पश्चात कूलाम का नियम और उसका सदिश रूप, इस पर भी हमने चर्चा की थी बेटा। और उसके बाद बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसका सूत्र हमने कल स्थापित किया था। तो कल हमने इतने टॉपिक की चर्चा की और आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान आवेश, समान परिमाण के दो आवेश, किंतु जिनकी प्रकृति विपरीत हो, एक की प्रकृति धनात्मक हो और एक की प्रकृति ऋणात्मक हो, और दोनों ही अत्यंत निकट हो, तो ऐसे निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। एक बार और सुनिएगा, एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत आवेश किंतु समान परिमाण के होने के बाद भी उनकी प्रकृति विपरीत है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ऐसे निकाय को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। तो माना कि प्लस Q और माइनस Q दो समान आवेश हैं जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। प्लस Q आवेश किसी बिंदु A पर रखा हुआ है, माइनस Q आवेश किसी बिंदु B पर रखा हुआ है तथा इनका मध्य बिंदु O है। इस निकाय को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। चूंकि बिंदु O मध्य में है अतः A से O की दूरी और O से B की दूरी दोनों ही समान होंगी, अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी हो जाएगी 2L। विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक बार और संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा निकाय जो दो समान आवेशों से बनता है किंतु उनकी प्रकृति विपरीत होती है और दोनों ही आवेश एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं, ऐसे निकाय को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। अब इनके उदाहरण है बेटा। विद्युत द्विध्रुव दो प्रकार का होता है। एक होता है अध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव, इनके उदाहरण हैं O2, H2, N2 आदि। ये ऐसे पराविद्युत हैं जिनके धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का केंद्र समपाती होता है, मतलब एक ही बिंदु पर होता है। धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र समपाती होता है, ऐसे विद्युत द्विध्रुव को कहा जाता है अध्रुवीय। दूसरे होते हैं ध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव, इनके उदाहरण हैं H2O, HCl आदि। इस प्रकार के विद्युत द्विध्रुव में धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र समपाती नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है। अर्थात विद्युत द्विध्रुव दो प्रकार का होता है, एक अध्रुवीय और दूसरा ध्रुवीय। अध्रुवीय में क्या होता है, धनावेश और ऋण आवेश का केंद्र समपाती मतलब एक ही बिंदु पर होता है, और जो ध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव होते हैं इनके धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र समपाती नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है। इसके बाद बेटा हम चर्चा करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों में से कोई एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कितनी दूरी है दोनों आवेशों के बीच की? 2L के गुणनफल को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बार सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के
बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है। इसको हम सदिश रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? सदिश रूप में हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, P के ऊपर सदिश वेक्टर का साइन लगाएंगे, Q अदिश राशि है इंटू 2L, 2L पर हम वेक्टर का साइन लगा सकते हैं, या इसी को सदिश रूप में एक प्रकार से और लिखा जा सकता है 2PL साथ में 2QL, और यहां पर एकक सदिश ले लेते हैं, एकक सदिश P के रूप में। तो ये दोनों ही सही है, दोनों में से किसी एक सूत्र को हम लिख सकते हैं। इसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप का सामान्य सूत्र। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम बेटा इसके मात्रक की बात करते हैं। P का मात्रक कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? P का मात्रक, P का मात्रक इस सूत्र से निकालेंगे, Q अर्थात आवेश का मात्रक होता है SI मात्रक कूलम इंटू लेंथ लंबाई का SI मात्रक मीटर, अर्थात इसका मात्रक क्या होगा बेटा? कूलम इंटू मीटर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, इसी को कहा जाता है अनुदैर्घ्य स्थिति, और निरक्षीय स्थिति, इसी को कहा जाता है बेटा अनुप्रस्थ। दो कंडीशन है, एक है अनुदैर्घ्य अर्थात अक्षीय स्थिति, और एक कहलाती है निरक्षीय अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति। इन दोनों ही कंडीशंस में हम विद्युत द्विध्रुव का व्यंजक स्थापित करते हैं। तो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सुने आप लोग ध्यान से। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति अर्थात अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करो। ये 4 नंबर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले हम इसका बेटा डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। माना कि A तथा B दो बिंदु हैं जिन पर क्रमशः प्लस Q और माइनस Q आवेश रखा हुआ है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, O से B की दूरी L, O से A की दूरी L, कुल मिलाकर टोटल दूरी हो जाएगी 2L। अक्षीय स्थिति का अर्थ क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि दो अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। द्विध्रुव को हमने माना x अक्ष पर, और जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु इसी अक्ष पर स्थित है जिस अक्ष पर हमने बिंदु आवेश की कल्पना की है, यदि वह बिंदु उसी अक्ष पर स्थित है, तो इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति। सो दैट वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम इसी रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे, और यह बिंदु प्लस Q और माइनस Q को मिलाने वाले अक्ष पर स्थित है। इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है, और माना कि यह बिंदु P है जहां हम तीव्रता ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। मध्य बिंदु से इसकी दूरी है, सपोज करते हैं R। मध्य बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? R। और चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, दिशा का निर्धारण करने के लिए हम यहाँ पर इमेजिनेट करते हैं, कल्पना करते हैं एकांक धन आवेश की। अब सपोज दैट कि सिर्फ प्लस Q आवेश है, माइनस Q आवेश उपस्थित नहीं है। धन और धन आवेश में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और हम जानते हैं कि जिस दिशा में बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी E1, अर्थात प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा। अब सपोज करते हैं कि प्लस Q नहीं है, केवल माइनस Q उपस्थित है, अर्थात माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश को आकर्षित करेगा, तो तीव्रता की दिशा बदल जाएगी, आकर्षण की दिशा में होगा, और प्लस Q के कारण होगी प्रतिकर्षण की दिशा में। इस प्रकार से दोनों ही
E1 और E2 दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है और हम जानते हैं कि दो सदिश राशि जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है उनका परिणामी हम कैसे निकालते हैं? अपर माइनस ग्रेटर। अपन कौन है? E1 चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, therefore resultant intensity will be E1 minus E2। परिणामी तीव्रता E1 minus E2 कैसे ज्ञात होगी? बड़ी राशि कौन सी है? E1, क्योंकि E1 इज क्लोजर देन -q। +q से E1 की दूरी और -q से, तो +q का प्रभाव ज्यादा होगा, इस कारण से E1 की तीव्रता अधिक होगी और E2 तीव्रता कम होगी, अर्थात परिणामी तीव्रता निकलेगी E बराबर E1 माइनस E2। अब चूंकि विद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु आवेश होते हैं और हम पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 1/4πε0 q/r²। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। फार्मूले में r² का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, एक बार a से मेजर करेंगे और एक बार b से मेजर करेंगे। तो जब a से मेजर करेंगे तो r के रिप्लेस में क्या हो जाएगा बेटा? ap² हो जाएगा। और हम जब b से मेजर करेंगे तो डिस्टेंस ap के रिप्लेस में हो जाएगा bp²। और एक करेक्शन और करेंगे, अगर कोई पराविद्युत माध्यम उपस्थित है तो इसमें k का भी डिवाइड करेंगे। तो दो बिंदु आवेश हैं, एक एक करके दोनों को लिखेंगे और उसके पश्चात हम दोनों का परिणामी ज्ञात करेंगे। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 से रिप्रेजेंट करें 1/4πε0 k q/ डिस्टेंस स्क्वायर। r के रिप्लेस में क्या आएगा? डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम a टू p, सो दैट हियर इज ap²। लेकिन ap का मान निकालना पड़ेगा, तो ap का मान कैसे निकालेंगे? ये ap है, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? r, l माइनस कर दीजिए तो ap की डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। तो r माइनस l, ap इक्वल टू r माइनस l यहां पुट कर दें, so that E1 equal to 1/4πε0 k q/ap के रिप्लेस में r minus l होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ये लैंग्वेज लिखी हुई है, इसी में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। -q बाकी एज इट इज चलेगी। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4πε0 k q/, मेजरिंग करो डिस्टेंस का B टू P, सो दैट bp², चूंकि bp की वैल्यू अब कितनी आएगी? b से डिस्टेंस मेजरिंग करते हैं तो b to o l एंड रिमेनिंग इज r, मींस r प्लस l, bp इक्वल टू r प्लस l, और ये वैल्यू यहां पर कर देंगे, सो दैट E2 इक्वल टू 1/4πε0 k q/r प्लस l होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अलग अलग हमने इंटेंसिटी प्राप्त कर ली, एक बार +q के कारण और एक बार -q के कारण। चूंकि हम द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना चाहते हैं इस बिंदु पर, अतः दोनों के कारण परिणामी तीव्रता लिखना पड़ेगी। और चूंकि E1 और E2 के बीच में कितने का एंगल बना है? 180 डिग्री का। तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी? E इक्वल टू बड़ी क्वांटिटी कौन सी है? E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से ले लें, 1/4πε0 k q/r माइनस l होल स्क्वायर माइनस, अब E2 की वैल्यू यहां से ले लेते हैं बेटा, 1/4πε0 k q/r प्लस l होल स्क्वायर। अब यहां से प्योर मैथमेटिक्स है, आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से आना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कितना आएगा? q को कॉमन ले लिया, नीचे से अपॉन में कॉमन ले लिया 4πε0 k, और रिमेनिंग बचता है 1/r माइनस l होल स्क्वायर
माइनस 1/r+l²। तो यहाँ पर हम बेटा एक स्टेप एडवांस लेके चलेंगे और एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम लेने के पश्चात अब आपको मैथ्स आना चाहिए। r+l का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, r+l² एंड r-l का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r-l²। एक स्टेप हमने एडवांस ले लिया बिकॉज q कॉमन है, 4πε0, k कॉमन है, बचेगा क्या यहाँ 1/r-l², इधर बचेगा 1/r+l²। एलसीएम लेके हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, a+b² का फार्मूला, देन यहाँ a-b² का फार्मूला। लेकिन हम इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो इसका माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट आंसर विल बी q/4πε0k r² + l² a+b² का फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे a-b², बट इस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट -r² -l² + 2rl, एंड डिवाइड में आप देख सकते हो, कि a+b एंड a-b एंड a-b² का फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। r-l एंड r+l, कौन सा फार्मूला आएगा यहाँ पर, a+b a-b = a² - b²। सो दैट इसको अप्लाई करें बेटा इधर r² - l², और आप देख सकते हैं इन पर होल स्क्वायर भी है तो ये होल स्क्वायर भी आ जाएगा, देन ये कैंसिल हो जाता है, l² भी कैंसिल हो जाएगा, 2rl एंड 2rl दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 4rl, मींस E = q/4πε0k 4rl डिवाइडेड बाय r² - l² एंड होल स्क्वायर। दो स्टेप और बचते हैं, मैं ऊपर सॉल्व करता हूं। बिकॉज वी नो दैट p = q × 2l, ये हम जानते हैं, p = q × 2l। तो यहाँ बेटा q लिखा हुआ है, l भी लिखा हुआ है, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, मींस E = 1/4πε0k q × 2l, q का हमने यूज कर लिया, l का भी कर लिया, 4 में से 2 ले लिया, अब बचा क्या बेटा 2r डिवाइडेड बाय r² - l² एंड होल स्क्वायर। अब इसके रिप्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, सिंस p = q × 2l, इट मींस इसके रिप्लेस में हम p का यूज कर सकते हैं। सो दैट E = 1/4πε0k 2pr upon r² - l² and whole square. So that this is the final answer. अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। इकाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। अब हम इसमें कंडीशंस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन कि यदि पराविद्युत माध्यम वायु या निर्वात है तो k का मान 1 होता है। पराविद्युत माध्यम k का मान 1 लेने पर क्या होगा, वायु या निर्वात में k की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। देयरफॉर E = 1/4πε0 2pr and r² - l² होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। एक कंडीशन ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन, वास्तविकता में विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटी आकृति होती है, दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो वास्तव में L का जो परिमाण है वो R के रिप्लेस में बहुत कम होता है, मींस L इज स्मॉलर देन R, वेरी स्मॉल। सो दैट हम L को यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं, 1/4πε0 2pr
डिवाइडेड बाई, एल को नेगलेक्ट कर देते हैं बेटा तो आर की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि एल को नेगलेक्ट करोगे 2 और होल पावर भी 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। एक कैंसिल कर देते हैं, 3 की पावर बचेगी, मींस E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। अब इस कंडीशंस फार्मूले के द्वारा एक नंबर का क्वेश्चन तैयार करते हैं, एमसीक्यू में इसका यूज होता है। सभी नियतांकों को हटा दीजिए यहां से, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, E अनुक्रमानुपाती 1/r की पावर 3। इसका उपयोग आपको एमसीक्यू में पढ़ना है। अब हम बेटा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे निरक्षीय स्थिति में। बच्चों अब हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करते हैं। निरक्षीय स्थिति को और क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ स्थिति। अक्षीय स्थिति का पॉइंट कहाँ होता है, अभी आपको मैंने बताया, अक्षीय स्थिति अक्ष पर होती है, लेकिन निरक्षीय स्थिति लंब अर्धक पर रहेगी। दो बिंदु आवेश और इसके लंब अर्धक पर अगर बिंदु है और यहाँ हम ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु को कहा जाता है निरक्षीय स्थिति का बिंदु। तो हम अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं निरक्षीय स्थिति में। इसका डायग्राम क्लियर करें, उसके बाद फिर आगे सोल्व करेंगे। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से बना है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2l, ये आपको सभी को ज्ञात है। निरक्षीय बिंदु कहां पर होगा, लंब अर्धक पर, अर्थात मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु पर हम कल्पना करेंगे, इमेजिनेट करेंगे एकांक धनावेश की। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे, फिर हम माइनस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे। तो हम मानते हैं कि माइनस क्यू अभी उपस्थित नहीं है, केवल प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ हमने कल्पना की है एकांक धनावेश की। तो चूंकि प्लस क्यू आवेश और एकांक धनावेश दोनों ही समान प्रकृति के हैं, अतः इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। बल की दिशा क्या होगी बेटे, ये होगी प्रतिकर्षण बल की दिशा, अर्थात प्लस क्यू आवेश के कारण एकांक धनावेश जिस दिशा में गति करेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो ये हो जाएगा E1 की दिशा, और माना कि ये बिंदु P है। इसके पश्चात हम प्लस क्यू को हटा देते हैं और ऐसा सपोज करते हैं कि सिर्फ माइनस क्यू आवेश है। तो चूंकि धन आवेश और ऋण आवेश में आकर्षण बल लगेगा, अतः ऋण आवेश के कारण तीव्रता की दिशा हो जाएगी माइनस क्यू की तरफ। ये हो जाएगा तीव्रता की दिशा E2 की। चूंकि बिंदु P लंब अर्धक पर है, लंब अर्धक पर होने के कारण AP और BP दोनों भुजाएं समान होंगी। दोनों भुजाएं समान होने के कारण किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात ये दोनों कोण एक समान होंगे। तो यदि यह थीटा है, ये भी थीटा होगा। किस कारण से होगा कि जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। अब हम जानते हैं कि बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से हम क्या जानते हैं, ये 3 कोण है, एक कोण बाहर का है, 4 नंबर का कोण बहिष्कोण है। बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि बाहर का कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। दूरस्थ मतलब दूर के, निकट वाला छोड़ना पड़ेगा। तो केवल कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 2 प्लस कोण 3 के बराबर होगा। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर कोण कितना बनेगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर, मींस यहाँ बनना चाहिए बेटा 2 थीटा का कोण बनना चाहिए, 2 थीटा। अब दो सदिश राशियां हैं E1 और E2, इनका परिणामी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप लोगों को 11th क्लास की तरफ जाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज नियम में हमने क्या पढ़ा है कि दो सदिशों को
किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के द्वारा दो संलग्न भुजाओं से निरूपित करें तो इनका परिणामी उस विकर्ण से निरूपित होता है जो उनके कटान बिंदु से होकर जाता है। दोनों का कटान बिंदु कौन है? ये कटान बिंदु है। अर्थात E1 और E2 का परिणामी ज्ञात करने के लिए हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इन दोनों का परिणामी हो जाएगा, अर्थात यह परिणामी तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगा। अब 2 थीटा कोण को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग हो जाएगा ऊपर का थीटा और दूसरा भाग नीचे का हो जाएगा थीटा, कुल मिलाकर हो जाएगा 2 थीटा। इसके पश्चात चूंकि यह एक सदिश राशि है और जब कोई सदिश राशि कोण बनाती है तो उसके दो कंपोनेंट घटक होते हैं, अर्थात E1 के भी दो घटक होंगे। जिसके साथ कोण बनेगा वहां पर cos थीटा आएगा, अर्थात इस दिशा में हो जाएगा E1 cos थीटा क्षैतिज घटक। दूसरा लंबवत घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 ने भी थीटा कोण बनाया है, अर्थात यहां पर हो जाएगा E2 cos थीटा क्षैतिज घटक और दूसरा हो जाएगा E2 sin थीटा लंबवत घटक। इस तरह से एक चित्र आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमने अलग अलग स्टडी करी और विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में चूंकि तीव्रता के 4 भाग हो चुके हैं, 2 भाग क्षैतिज दिशा में है और 2 भाग लंबवत है, लेकिन एक की दिशा ऊपर है दूसरी की दिशा नीचे है। दूरी समान होने के कारण इनका परिमाण बराबर होगा। दिशा विपरीत है किंतु परिमाण समान है, अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और जो क्षैतिज घटक हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता में हम इसको लेंगे E1 sin थीटा को प्लस में, इसकी दिशा ऋणात्मक है तो ये माइनस रह जाएगा और ये दोनों धनात्मक दिशा में हैं, आपस में जुड़ जाएंगे और जो लंबवत घटक हैं परस्पर विपरीत होने के कारण एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सामान्य सूत्र आपको पता है, E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर। R मतलब दूरी का वर्ग। दूरी हम लेंगे एक बार A से दूरी और एक बार B से दूरी। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई, अब R के स्थान पर डिस्टेंस कितनी आएगी AP, सो दैट AP स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। पुनः इस सूत्र की मदद लेते हैं तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई BP स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। AP और BP चूंकि दोनों ही बराबर हैं इसलिए हम इनका मान अभी नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर के बाद निकालेंगे। अब आपका चित्र क्या कह रहा है? परिणामी तीव्रता। चित्र से हमने क्या स्टडी की? चित्र से परिणामी तीव्रता कितनी होगी? परिणामी तीव्रता के 4 भाग हो जाते हैं, E के 4 भाग हो जाते हैं। E1 sin थीटा प्लस में आएगा किंतु E2 sin थीटा माइनस में आएगा। और ये क्षैतिज घटक दोनों ही एक ही दिशा में है, दोनों ही प्लस में आएंगे। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये परिणामी तीव्रता को हमने इस तरह से लिख लिया। अब चूंकि AP एंड BP दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, AP इक्वल टू BP, देयरफॉर E1 और E2 दोनों ही परिमाण में समान होंगे। परिमाण में समान होंगे, एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो cos थीटा वाले घटक है आपस में जुड़ जाएंगे तो 2E1 हो जाएगा, या फिर चूंकि बराबर है तो E1 की जगह E2 भी लिख सकते हैं, 2E2 cos थीटा। अब इनमें से किसी एक को लेके हम सॉल्व करेंगे। E1 को लेके चलते हैं तो E1 की वैल्यू पुट करेंगे, E2 को लेके चलते हैं तो E2 इक्वेशन सेकंड से लिख लेंगे। समीकरण 1 अथवा 2 से
ई बराबर 2 2, अब E1 की वैल्यू पुट करिए बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई ए पी स्क्वायर एंड बचा क्या है अभी इनटू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 3 हो जाता है। देन अब हम समकोण त्रिभुज एओपी को सॉल्व करेंगे और ये दो क्वांटिटी हैं जिनकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, साथ में ए पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल एओपी को सॉल्व करें पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण का वर्ग अर्थात एपी का स्क्वायर, आधार एओ है जिसकी वैल्यू कितनी है एल स्क्वायर, और लंब ओपी है जिसकी वैल्यू कितनी है आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। यहां से स्क्वायर को रिमूव कर दें, देन एपी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड होल पावर हो जाएगी 1/2 की। cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है सभी जानते हैं, आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितनी है एओ अर्थात एल, और कर्ण मतलब है एपी। एपी की वैल्यू हमने अभी अभी सॉल्व की है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ये एपी की वैल्यू हो गई। cos थीटा और एपी स्क्वायर दोनों की वैल्यू पुट करते हैं समीकरण इक्वेशन नंबर 3 में। समीकरण 3 में दोनों के मान रख दीजिए। अतः E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों राशियां एक जैसी हैं, आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो कुल मिलाकर हो जाएगी 3/2। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और ये जो 2 है ना इसको L के साथ ले लें, 2L एल स्क्वायर आर स्क्वायर होल पावर हो जाएगी बेटा 3/2 की। अब यह किसका मान है P का मान है, तो इसके स्थान पर हम P लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन एल स्क्वायर आर स्क्वायर होल पावर 3/2। पीछे हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। इस तरह से निरक्षीय स्थिति में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब इसमें भी आपको दो कंडीशंस यूज करना है। वायु या निर्वात में k का मान 1 रख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई एल स्क्वायर आर स्क्वायर होल पावर 3/2 की। और एक सेकंड कंडीशन क्या है कि रियल में l बहुत छोटा होता है, l इज वेरी स्मॉल, l इज लेस देन r, देयरफॉर हम नेगलेक्ट कर देंगे l को। सो देन फाइनल आंसर विल बी p अपॉन l को नेगलेक्ट करें, r की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 3 एंड ये हो जाएगा बेटा न्यूटन पर कूलम। यहाँ भी आंसर जो निकल के आएगा कि एमसीक्यू में E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3। इस तरह से आज हमने बेटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें एमसीक्यू भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अक्षीय स्थिति में अथवा निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, r की पावर 3 रहेगी। इस प्रकार से आप वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को निरंतर जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।